रीना बेटी, कल तेरी बहन नैना के लिए रिश्ता देखने लोग आ रहे हैं। खबरदार, अगर तेरी वजह से रिश्ता टूटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह होते ही तू अपनी सहेली के घर चली जाना। माँ, मैं क्यों जाऊँ? हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं भी तो देखना चाहती हूँ अपने होने वाले जीजा जी को। तुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद देख लेना, समझी? ये कहकर सरोज बाकी तैयारियों में लग जाती है। नैना और रीना दो बहनें थीं। नैना पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की थी, जबकि रीना बेहद खूबसूरत और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। लोग अक्सर नैना की सादगी का मजाक उड़ाते और रीना की सुंदरता की तारीफ करते। यही बात रीना को अंदर ही अंदर घमंडी बना चुकी थी। सरोज को डर था कि रीना की सुंदरता के कारण कहीं फिर से नैना का रिश्ता न टूट जाए। इसीलिए वह रीना को घर से बाहर भेज देती है। अगले दिन अर्जुन अपनी माँ मीरा के साथ नैना को देखने आता है। उन्हें नैना का स्वभाव और सादगी बहुत पसंद आती है। बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आपको मंजूर हो तो हम यह रिश्ता पक्का करना चाहेंगे। हमें भी मंजूर है। और इस तरह नैना और अर्जुन का रिश्ता तय हो जाता है। सरोज जल्दबाजी में सगाई और शादी दोनों जल्दी कर देती है। शादी के बाद नैना अपने ससुराल में सबका दिल जीत लेती है। वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, सास के पैर दबाती और सबका ख्याल रखती। मीरा को वह बहुत पसंद आने लगी। कुछ दिन बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। नैना दरवाजा खोलती है तो सामने रीना खड़ी होती है। नैना खुशी से उसे गले लगा लेती है। दीदी, मैं कुछ दिन आपके पास रहना चाहती हूँ। नैना खुशी खुशी उसे अपने घर में रख लेती है। अर्जुन जब रीना को देखता है तो हैरान होने का नाटक करता है। सच तो यह था कि शादी के कुछ समय बाद से ही अर्जुन और रीना की फोन पर बातें शुरू हो चुकी थीं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। रात रात भर दोनों बातें करते। नैना सब समझने लगी थी, पर चुप रहती। एक रात नैना की नींद खुली तो अर्जुन बिस्तर पर नहीं था। वह उसे ढूंढते ढूंढते रीना के कमरे के पास पहुंची। अंदर से हंसी और धीमी आवाजें आ रही थीं। खिड़की से झांककर उसने जो देखा, उससे उसका दिल टूट गया। अर्जुन और रीना एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैंने तुम्हारी कौन सी कमी छोड़ी थी अर्जुन? अर्जुन और रीना चौंक गए। रीना बोली, अच्छा हुआ दीदी, तुम्हें सच पता चल गया। जिंदगी भर मुझे तुम्हारी वजह से समझौता करना पड़ा। आज मुझे जो चाहिए मैं लेकर रहूंगी। नैना ने गुस्से में रीना को थप्पड़ मार दिया। निकल जाओ मेरे घर से। तभी मीरा भी वहां आ गई। सब समझते देर न लगी। अगर अर्जुन ने फैसला कर लिया है कि वह रीना के साथ रहना चाहता है, तो मेरी एक शर्त है। 1 हफ्ते तक रीना इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालेगी, तब फैसला होगा। रीना ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह 5 बजे से ही मीरा ने उसे जगा दिया। नाश्ता बनाओ, सफाई करो, कपड़े धो, खाना बनाओ। 2 दिन में ही रीना की हालत खराब हो गई। उसे समझ आने लगा कि बहू बनना और सिर्फ खूबसूरत होना अलग बात है। तीसरे दिन रात को वह अपना सामान लेकर चुपचाप घर से भाग गई। जब अपने मायके पहुंची तो वहां भी दरवाजा बंद मिला। सरोज ने कहा, जिस बहन का घर उजाड़ने चली थी, अब उसी घर की दहलीज पर मत आना। रीना की हालत सचमुच ना घर की ना घाट की जैसी हो गई। उधर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नैना के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो नैना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नैना ने कहा। माफ तो मैं अभी नहीं कर सकती, पर कोशिश जरूर करूंगी। धीरे धीरे अर्जुन बदल गया। वह नैना का ख्याल रखने लगा, घर के कामों में मदद करने लगा, उसे घुमाने ले जाता, उसके साथ समय बिताता। समय के साथ नैना ने उसे माफ कर दिया और दोनों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। और रीना, उसे अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर रहा। ईर्ष्या और लालच इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं।
जबकि सच्चाई और धैर्य अंत में जीतते हैं। रवि जब सिर्फ 15 साल का था, तभी उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। पिता शहर में ऑटो रिक्शा चलाते थे। घर की हालत पहले से ही कमजोर थी। ऐसे में पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और पिता का ऑटो संभाल लिया। रवि की एक बड़ी बहन थी, कविता। उसकी शादी में पिता ने कर्ज लिया था। वह कर्ज उतारने के लिए रवि ने अपनी जमा पूंजी तो लगा ही दी, साथ ही मजबूरी में अपना छोटा सा घर भी बेच दिया। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ मामा के घर रहने लगा। कविता अपने ससुराल में खुश थी। यही बात रवि और उसकी माँ को सबसे ज्यादा सुकून देती थी। एक सुबह माँ ने कहा, रवि, कविता दीदी का फोन आया है, बात कर लो, फिर काम पर निकल जाना। फोन पर कविता ने प्यार से कहा, माँ से कहना मैं पोते पोतियों को लेकर एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। बस रवि के लिए कोई अच्छी लड़की देख लेना जो घर संभाल सके। फोन रखने के बाद रवि के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वो ऑटो लेकर काम पर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और सवारी मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसका एक साथी ऑटो चालक समीर एक लड़की से बहस कर रहा था। मैडम, आपने यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए थे, अब पैसे दीजिए। लड़की घबराई हुई बोली, मेरा पर्स रास्ते में गिर गया है, मोबाइल भी उसी में था। प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं ऑनलाइन पैसे भेज दूंगी। मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। रवि ने बीच में आकर कहा, समीर, कभी कभी किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए। कितने पैसे बने हैं, मैं दे देता हूँ। रवि ने समीर को 200 रुपए दे दिए। लड़की ने राहत की सांस ली। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नेहा है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे भेज दूंगी। अगले ही दिन नेहा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए और धन्यवाद का मैसेज भेजा। इसके बाद दोनों की कभी कभी बात होने लगी। बाजार में भी एक दो बार मुलाकात हो गई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। रवि को पता चला कि नेहा एक बहुत अमीर परिवार से है। उसने साफ शब्दों में कहा, नेहा, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। मैं एक साधारण ऑटो चालक हूँ। हमें दोस्ती यहीं खत्म कर देनी चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आज तुम्हें अपना प्यार बताने आई थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। नेहा ने अपने माता पिता को मनाया और रवि ने अपनी माँ व बहन से बात की। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। नेहा का स्वभाव बेहद सरल था। उसे ससुराल की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हमेशा कहती, दिल से खुश हूँ, मुझे यहाँ अपनापन मिला है। कुछ ही समय में उसने पूरे परिवार के दिल में जगह बना ली। समय बीतता गया। कविता के घर बेटे का जन्म हुआ और नेहा भी गर्भवती हो गई। जब नेहा के माता पिता को यह पता चला तो वे उससे मिलने आए। ससुराल की हालत देखकर उन्होंने नाक भौं सिकोड़ ली। नेहा ने प्यार से चाय और नाश्ता परोसा। तुम इस हालत में भी खुद काम करती हो, यहाँ कोई नौकर नहीं है क्या? नेहा मुस्कुराकर बोली, मैं घर पर रहती हूँ तो काम करना बुरा नहीं लगता। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। नेहा की ननद कविता बोली। भाभी, मैंने कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है। नेहा के पिता बोले, इस छोटे अस्पताल में क्यों? हम बड़े शहर के अस्पताल में दिखाएंगे। नेहा ने शांति से जवाब दिया। यहीं की डॉक्टर ने दीदी की डिलीवरी कराई थी। मैं यहीं ठीक हूँ। नेहा ने समझदारी से अपने माता पिता को महसूस करा दिया कि उसके ससुराल का अपमान न करे। थोड़ी देर बाद वे चुपचाप लौट गए। कमला सब्जी लेने बाजार गई होती है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो मिनी स्कर्ट पहनकर बाइक पर जा रही होती है। उसकी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर कमला आंखें बंद करते हुए कहती है, छी छी, शर्म हया तो जैसे बेच खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे ज़माने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थीं।
जितने अब 25 साल की लड़कियां पहनती हैं। बड़बड़ाती हुई कमला घर आती है। घर आकर वह टीवी चलाती है, जहां सूर्य ग्रहण की खबर चल रही होती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, जब तक ग्रहण है घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तुम बड़ी बहू, खाने में तुलसी के पत्ते डाल देना। घूंघट ओढ़े हुई बड़ी बहू मीना चुपचाप सिर हिला देती है। कुछ देर बाद ग्रहण लग जाता है। तभी मीना का पति अमित ऑफिस से थका हारा घर आता है। वह फ्रिज से ब्रेड निकालकर उस पर जैम लगाकर खाने लगता है। यह देखकर कमला गुस्से में चिल्लाती है। हे राम, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? अमित कहता है। माँ, भूख लगी है तो कुछ खा भी लूं? पास खड़े उसके पिता कहते हैं। ठीक ही तो कह रहा है, अब ये पुराने विचार छोड़ भी दो। कमला गुस्से में कहती है। आप तो चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी। मीना हकलाते हुए कहती है। माँ जी, वो मैं। अरे बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? अपना पल्लू ठीक कर। सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। कमला अपने जमाने की बातें सुनाने लगती है। हमारे समय में कितना काम होता था। 3-3 मटके पानी कुएं से लाना, खेतों का काम करना, भैंसों को संभालना। लेकिन मजाल है जो कभी घूंघट सर से नीचे हुआ हो। और आजकल की बहुएं आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए मशीन चाहिए। बस छोटे छोटे कपड़े पहनकर किटी पार्टी कर लो। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। इस घर की बहुएं हमेशा साड़ी और घूंघट में ही रहेंगी। बेचारी मीना चुपचाप जा माँ जी कह देती है। कमला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। मीना हर बात मानती थी, लेकिन फिर भी कमला उससे कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन मीना अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी कमला अचानक कमरे में आ जाती है। मीना करवट बदलती है और उसकी कमर थोड़ी सी दिख जाती है। कमला जोर से चिल्लाती है। छी छी छी, बस इसी बात का डर था। सारी शर्म बेच खाई है क्या? मीना डरते हुए कहती है। माँ जी, हुआ क्या? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी। आगे से ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह मीना ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। उनकी शादी की पहली सालगिरह पर छोटा बेटा करण दिल्ली से घर आता है। वह कहता है। माँ, मुझे आप सबको कुछ बताना है। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, रिया। वह बहुत अच्छी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कमला पूछती है। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ। कमला कुछ देर सोचती है और कहती है। अगर तुझे पसंद है तो हमें भी मंजूर है। असल में कमला सोच रही थी, अगर मैंने मना किया तो कहीं बेटा लड़की के लिए घर ही ना छोड़ दे। 1 महीने बाद करण और रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वे लोग कार से घर आ रहे थे तो भारी लहंगे से परेशान होकर रिया एक होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। राहुल, मुझसे अब ये भारी लहंगा नहीं पहना जा रहा। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ देर बाद वह स्कर्ट और टॉप पहनकर वापस आती है। घर पहुंचते ही सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कमला कहती है। बेटा, लड़की 2 जोड़ी में मांगी थी। इसका मतलब ये नहीं कि सच में 2 जोड़ी में आ जाएगी। करण झट से झूठ बोल देता है। माँ, रास्ते में इसके लहंगे पर उल्टी हो गई थी, इसलिए इसे बदलना पड़ा। रिया बेफिक्र अंदाज में कहती है। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ। कमला मन ही मन गुस्से से जल रही थी, लेकिन चुप रह गई। अगले दिन मुंह दिखाई थी। कमला रिया के कमरे में जाती है। बहू, कल मुंह दिखाई में क्या पहनने वाली हो? रिया साड़ी दिखाती है। कमला कहती है। काला रंग मत पहनना, शादी के बाद अच्छा नहीं लगता। ये गुलाबी साड़ी पहनना। रिया मान जाती है, लेकिन कमला नहीं जानती थी कि उस साड़ी का ब्लाउज
बहुत मॉडर्न है। शाम को जब रिया वही साड़ी पहनकर बाहर आती है तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं, कमला, मान गए तुझे, तूने तो एक दिन में बहू को साड़ी और घूंघट पहनना सिखा दिया। कमला गर्व से मुस्कुरा देती है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब कमला की सास दयावती अचानक घर आती है। वह टी शर्ट और पायजामा पहनकर आती है। दयावती कहती है, क्या बुराई है इन कपड़ों में? जब मैं पहन सकती हूँ तो तेरे पोते की बहू क्यों नहीं? फिर वह बताती है, आज तेरी बड़ी बहू मीना साड़ी में बाइक पर बैठी थी। उसकी साड़ी पहिए में फंस गई और वह गिर गई। अभी अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद वह अपनी बहुओं को उनकी पसंद के कपड़े पहनने से नहीं रोकती।